हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी। ठीक है, और ये है क्लास 11th की, और ये चैप्टर है आपका 4th जो है आपका सामाजिक न्याय। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, उसके फुल नोट से आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट जो है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11th के नाम से बनी हुई है। तो आज हम देखने वाले सामाजिक न्याय चैप्टर। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, वीडियो देखने से पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होती है। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक में से पहली रीडिंग लोगे थोड़ा बहुत समझ आएगा, दूसरी रीडिंग में आपको हाईलाइट करना है, तीसरी रीडिंग में तीसरी नहीं सॉरी 2 ही रीडिंग करनी है आपको। दूसरी रीडिंग में आपको हाईलाइट करके अच्छी तरह से चैप्टर में समझ लेना है क्या है। उसके बाद आपको मेरी वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, और समझना है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जैसे सामाजिक न्याय, हम न्याय की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम न्याय है क्या। तो न्याय जो है अभी से नहीं है, प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। तो प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। इस चैप्टर में यही बताया गया है। प्राचीन काल की हम बात करते हैं तो भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा वहाँ पे लागू थी। भारतीय परंपरा क्या कहती थी कि धर्म से जुड़े कर्तव्यों का पालन ही न्याय है। ये कहते थे धर्म से जुड़े हुए जो भी कर्तव्य होते हैं, अगर मनुष्य उन सब का पालन कर रहा है तो मतलब वही न्याय है। पाश्चात्य परंपरा को जो समझाया है कि न्याय होता क्या है, तो प्लेटो और अरस्तु ने कुछ अपने उनमें थ्योरी दी है। मध्यकाल की बात करते हैं तो थॉमस एक्विनस ने दिया है और संग ऑगस्टाइन ने दिया है। आधुनिक काल की बात करते हैं तो डेविड ह्यूम और जर्मी बेंथम ने अपने कुछ वाद दिए हैं इसमें। सबसे पहले प्राचीन काल में तो हमने यही कह दिया कि धर्म से जुड़े कर्तव्य का पालन ही न्याय है। बात करते हैं मध्यकाल की। मेडिवल टाइम में क्या कहा जाता था, जो थॉमस एक्विनस थे वे कहते थे कि व्यवस्थित और अनुशासित नियम का पालन ही क्या है, न्याय है। मतलब वे मानते थे व्यवस्थित और जो अनुशासित नियम है उनका पालन करो तो वही न्याय है। और साथ ही साथ मध्यकाल में ही संग ऑगस्टाइन जो कहते थे, वो कहते थे ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। मतलब ईश्वर के बनाए हुए जो कर्तव्य है उनका पालन ही न्याय है। ठीक है, तो ये इनकी धारणा थी। अब आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो डेविड ह्यूम क्या कहते हैं कि सभी के हितों के नियमों का पालन करना ही न्याय होता है। जर्मी बेंथम क्या कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं का वितरण करना उपयोगिता के आधार पर जहां होता है वहीं न्यायपूर्ण वितरण होता है। तो न्याय के लिए समस्या क्या आती है, वस्तुओं सेवाओं अवसरों लाभ जो होते हैं, शक्ति सम्मान, इन सब का व्यक्ति या समूह के प्रति वितरण वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना सबको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है ये समस्या कि सबके लिए न्याय कैसे समान हो। अब बात करते हैं हम न्याय के लिए क्या आवश्यक है। तो व्यक्ति की गरिमा आवश्यक होती है, प्रतिभा के जो विकास और लक्ष्य प्राप्ति का अवसर अवसर जब सबको समान मिलेगा तभी तो हम कहेंगे हाँ न्याय हुआ है। सभी को समुचित और बराबर की अहमियत दी जाए तब हम कहते हैं कि हाँ लोगों में न्याय हुआ है। अब समान लोगों के प्रति समान बर्ताव रखना होता है, कैसे, आधार अधिकार और आवश्यक के बेस पर। ठीक है, आधार की बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं भी होती है। अधिकार की बात करते हैं, अधिकार में रहता है समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए सबको समान। आवश्यक की बात करते हैं तो वर्ग जाति नस्ल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानुपातिक न्याय की बात की गई। समानुपातिक न्याय होता क्या है, तो योग्यता के अनुपात में संसाधन अधिकार आदि का वितरण आदि को बांटना, योग्यता के अनुसार इसको कहते हैं समानुपातिक न्याय की। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उस आधार पर जो है वो पोस्ट देनी। न्यायपूर्ण बंटवारा की हम बात करते हैं तो कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर क्या हो, निष्पक्ष रूप से लागू हो। समाज के कुछ संसाधनों का पुनर्वितरण हो। प्रत्येक व्यक्ति उद्देश्य प्राप्ति के प्रयास करे। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को भी अभिव्यक्त कर सके। अभिव्यक्त की आज़ादी दी गई है अधिकारों में हमारी। ठीक है, अभिव्यक्त मतलब बोलने की आज़ादी। अब जॉन रॉल्स का नाम जरूर आता है, इनकी पुस्तक है, आपको याद रखनी है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की, और किसने दी है, जॉन रॉल्स ने दी है। इनकी पुस्तक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस के ऊपर इनकी पुस्तक है। न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, इन्होंने कहा है। सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में पाप को आड़े लाने वाला समाज का नैतिक पतन कहलाता है। समाज में लाभ और भार के वितरण के लिए नैतिकता नहीं है, इसके लिए विवेकशील चिंतन आवश्यक होता है। तो ये जॉन रॉल्स कहते हैं कि समाज में लाभ और भार वितरण के लिए नैतिकता नहीं चाहिए, उसके लिए विवेकशील चिंतन आवश्यक होता है। ये जॉन रॉल्स कहते हैं। तो आपको जॉन रॉल्स अच्छी तरह से याद रखना है कि इनकी पुस्तकों से थ्योरी क्या कहते हैं। न्याय की समस्या की बात करते हैं तो वितरण में आती है। अधिकार और स्वतंत्रता, शक्तियों व अवसर, आय और संपदा, आत्मसम्मान, इनका वितरण सही तरीके से हुआ तो कहते हैं कि समाज में न्याय हुआ है। ठीक है, जॉन रॉल्स जो थी इनकी तर्क प्रणाली क्या थी, इनका उद्देश्य था कि न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करना। याद रखना है, न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करना। 2 युक्ति इन्होंने दी थी, कौन सी, एक तो मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा। ठीक है, मूल स्थिति में क्या कहते हैं, मूल स्थिति इनकी काल्पनिक है, सिर्फ व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है, जाति धर्म भेदभाव का नहीं पता। ये कहते हैं व्यक्ति को पता ही नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति धर्म भेदभाव, इनका कुछ पता नहीं रहता। ये कहते हैं वो व्यक्ति की मूल स्थिति होती है जो काल्पनिक है।
जॉन नॉल्स का जो है दूसरा कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा में क्या होता है, मनोविज्ञान, न्यायबोध और नैतिकता का ज्ञान होता है यहाँ पे। स्वार्थ परायण लेकिन अहमवादी नहीं, यहाँ पे मनुष्य स्वार्थ परायण तो होता है, मतलब उससे स्वार्थ तो होता है, अपना काम निकालना तो होता है, लेकिन अज्ञानता के पर्दे में मनुष्य अहमवादी नहीं होता, उसके अंदर अहंकार नहीं होता। तो ये जॉन रॉल्स की तर्क प्रणाली है। जॉन रॉल्स का केंद्र बिंदु क्या है, व्यक्ति की गरिमा। ये दोनों जो युक्ति है ना इसकी, ये युक्ति यानी कि काल्पनिक है। तो जॉन रॉल्स का केंद्र बिंदु उन्होंने व्यक्ति की गरिमा को ही माना है। ठीक है, तो आपको जॉन रॉल्स का जो है तर्क प्रणाली, उनकी पुस्तक उन्होंने क्या कहा है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आ जाते हैं अब आगे। नियम क्या कहते हैं कि मूल स्थिति में व्यक्ति जो है जोखिम नहीं होते, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं रहता, अपने आप को हीनतम स्थिति में पाएगी वो। न्याय के मूल सिद्धांत रॉल्स के अनुसार, जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के मूल सिद्धांत क्या है कि समान स्वतंत्रता का अधिकार हो, भेद मूलक सिद्धांत हो, अवसर की उचित समझने का सिद्धांत हो और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत हो। आलोचना करते हैं कुछ लोग, आलोचना जब भी कोई सिद्धांत आता है तो जाहिर बात है उसकी आलोचना होती है। ठीक है, उसकी ड्रॉबैक कुछ ना कुछ निकलती है, मतलब कमियां निकलती है। आलोचना क्या करते हैं कि हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों की पहचान मुश्किल होती है। जो लोग हीन होते हैं, कुछ नहीं होते, जिसको अपना ही पता नहीं होता, उनकी पहचान कैसे बनेगी समाज में, तो मुश्किल है। और ये कहते हैं इसकी आलोचना में क्या होता है, आलोचना में होता है कि अज्ञानता का पर्दा सिर्फ काल्पनिक है, मतलब काल्पनिक दोनों स्थिति को ही माना गया है यहाँ पे। समानता पर इतना बल कि स्वतंत्रता का बलिदान, इन्होंने मतलब ये इनकी आलोचना की जाती है इनके सिद्धांत पे, जॉन रॉल्स की, कि इन्होंने समानता पे इतना ज़्यादा बल दिया है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर देगा इक्वलिटी करने में ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि न्याय संबंधी चिंतन को नई दिशा देनी चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ आवश्यक सामाजिक न्याय का लक्ष्य, उन्हें कुछ लक्ष्य मिलना चाहिए। अब जाते हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण। तो न्यायपूर्ण समाज आ जाता है, इसमें आ जाता है एक अन्यायपूर्ण समाज। तो न्यायपूर्ण समाज में क्या आता है कि गरीब और अमीर के बीच खाई ज़्यादा ना हो, भेदभाव ज़्यादा ना हो, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं हो, मतलब इतनी हो कि पूरी हो जाए उनकी। अन्यायपूर्ण समाज में क्या आता है, इतना अंतर होता है गरीब और अमीर के बीच कि वो दुनिया में लगे कि एक तो अलग दुनिया का, एक अलग दुनिया का है। बड़ा समूह वंचित वर्ग, ठीक है, इसमें बड़ा समूह अलग होता है अपना और एक वंचित अलग होता है, तो बड़ा समूह वंचित वर्ग। भीमराव अंबेडकर जी वे क्या कहते हैं, उनके अनुसार न्यायपूर्ण समाज वो होता है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती भावना और अपमान की घटती भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है मुक्त बाजार। मुक्त बाजार किसको कहते हैं, देखिए सबसे पहले व्यक्ति को संपत्ति मतलब पैसा अर्जित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए खुला छोड़ दिया जाए। मतलब बाजार में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है ना, कि इसकी भी ये वाला, इसका भी ये वाला लगा हुआ है शॉप, तो आपस में कोई भी समझौते के लिए सरकार का कोई नियंत्रण हो, मतलब गवर्नमेंट कोई कंट्रोल ना करे, आपस में उनमें कंपटीशन हो पूरा। ठीक है, तो बाजार स्वयं अपने नियम बनाए और कहे कि बाजार खुद के नियम बनाओ और अधिक से अधिक लाभ कमाओ, तो इसे कहते हैं मुक्त बाजार। मतलब सरकार का कोई उन पर रोक टोक ना हो और वे अपनी मनमानी करे, तो उसको कहते हैं हम मुक्त बाजार। इसमें तर्क दिया गया है कि बाजार कारोबारी के लाभ का कुल योग जो है समाज को ही लाभ होगा, इससे समाज को ही लाभ होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी समाज के हित में, और ये ज़्यादा विकल्प प्रदान करती है मुक्त बाजार। ठीक है, मुक्त बाजार क्या कहता है, ज़्यादा विकल्प देता है। राज्य का हस्तक्षेप जो है मुक्त बाजार में होना चाहिए। ठीक है, तो बाजार व्यवस्था पर राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। ये प्रतिबंध कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ के लिए बुरे भी होते हैं। पक्ष इसके पक्ष में मतलब कि ये अच्छा है, इसमें तर्कियाँ दिए गए हैं कि वृद्ध, रोगी, विकलांग व्यक्तियों को मुक्त बाजार में स्थान दिलाना, वांछित गरीब को सुविधाएं मिलती है। इसमें निजी एजेंसी केवल लाभ के लिए कार्य करती है, तो उन पर रोक टोक हो जाती है। इसे राज्य का हस्तक्षेप इसमें कहते हैं कि जरूरी है। निष्कर्ष क्या निकलता है, सामाजिक न्याय के लिए सभी सदस्यों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होती हो, इसमें केवल मुक्त बाजार में ही न्याय संभव नहीं होता। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में वितरण व न्याय मुद्दों पर असहमति जतानी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आता है मुक्त बाजार क्या है, जिसमें लोगों के अपने नियम हो, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो, मुक्त बाजार होता है, और राज्य का हस्तक्षेप मुक्त बाजार में क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अभी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका अधिकार का चैप्टर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से 11th के जो NCERT है वो ख़त्म ही होने वाली है। मैंने काफ़ी सारे आपको चैप्टर करा दिए हैं। फिर मैं 11th की पॉलिटी जो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको जो है 9th क्लास की जो ज्योग्राफी जो बच रही है वो कंप्लीट कराऊंगी। 10th की ज्योग्राफी, फिर 11th 12th की ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी 11th 12th की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा लेट इसलिए किया था ज्योग्राफी में, ताकि आपको अच्छे से नोट्स मिल पाए। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करनी है, शेयर भी करना है, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अपने नोट्स बनाते जाना है, बिना नोट्स के एग्ज़ाम में आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। और 11th की जो पॉलिटी है उससे आपको जो है मेंस में लिखोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मेंस में लिखने को मिल जाएगा।